हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद पीसीएस। टारगेट विद पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का अनदर वीडियो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पहला पार्ट पहले ही डाल चुके हैं। इन दोनों का पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा, जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ऑप्शंस हैं विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या एक्स रेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि एक्स रेज की ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है विद्युत चुंबकीय विकिरणों में। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त भी अन्य तरंगें होती हैं जिनके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगें निर्वात में संचारित होती हैं। इनको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। इनके एग्जाम्पल्स हैं प्रकाश तरंगे, एक्स रेज एट्सेट्रा। उसके बाद नीचे आपको ये जो सारणी दी गई है, यहाँ पर आपको सारी रेज के बारे में बताया गया है, तो यहाँ आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रॉन्ट्जेन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रॉन्ट्जेन द्वारा किया गया था। तो ऑप्शंस हैं रेडियो, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एक्सरेज मशीन का आविष्कार विल्हेल्म रॉन्ट्जेन ने किया था। नीचे देखते हैं कि एक्सरे मशीन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? विल्हेल्म रॉन्ट्जेन द्वारा की गई थी। कब की थी? 1895 में। रेडियो की खोज कब हुई थी? 1890 में। इटालियन वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने किया था, जबकि बिजली के बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। तो यहाँ से आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन से जो भी आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं कि रेडियो की खोज किसने की थी या बिजली के बल्ब की खोज किसने की थी, ये आपका नेक्स्ट ईयर आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज अ सेमी कंडक्टर। निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिल्वर या लेड। तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन। तो अर्धचालक क्या होते हैं ये देख लेते हैं कि अर्धचालक जो हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, पैलेडियम आदि अर्धचालक के उदाहरण हैं। उल्लेखनीय है कि अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और घटाने पर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति के वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था कि इसके आपके डेसिबल दे रखे हैं कि 10 dB होता है, 20 dB या 60 या फिर 100 dB। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल होता है 20 dB। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, अच्छे से इसको नोट भी कर लीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जरूर आएगा एक। ठीक है, किसी वस्तु के उत्पन्न सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं। वृक्ष के पत्तों की सरसराहट 20 डेसिबल होती है और कुछ अन्य स्रोत की डेसिबल क्या होता है ये देख लीजिए आप। फुसफुसाहट की ध्वनि होती है 30 डेसिबल। कमरे और शांत कार्यालय की ध्वनि 40 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत के समय जो ध्वनि आपस में हम बात करते टाइम जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी डेसिबल 60 dB होती है। जेट इंजन की आवाज़ 120 और रॉकेट की 180 dB होता है। तो आप इसको कहीं से सर्च कर लीजिए और जितना भी जिसके ध्वनि का डेसिबल कितना होता है उसको आप एक पेज में नोट डाउन कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो ऑप्शंस है कॉस्मिक रेज, लाइट, इलेक्ट्रॉन या सुपरसोनिक वेव। किसका होता है? तो सही जवाब है लाइट का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। इसकी जो चाल है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इसलिए इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंगों क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम किस में होगा? द साउंड विल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी इन। ऑप्शंस है वैक्यूम, एयर, वाटर या स्टील में। तो इसका सही जवाब है स्टील में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होगा। ध्वनि एक प्रकार का कंपन होती है जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में
द्रवों में उससे कम और गैसों में सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है, इसमें मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम भी पूछ सकते हैं। तो सबसे कम गैस में होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा केमिस्ट्री। इसमें क्या है कि मीथेन निम्न में से किससे निकलती है, उत्सर्जित होती है। ऑप्शन है पैडी फील्ड, टर्मिटरी ओनली, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो मीथेन गैस जो है वो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। धान के खेतों से और दीमक की बॉम्बी से, दोनों से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मीथेन गैस वैश्विक तापन में 20% का योगदान है। मीथेन जो है अपघटन का उत्पाद है और अनाक्सीय दशाओं में मीथेनोजन जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती है। तो दीमक जो है सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, तो इस क्रम में मीथेन का उत्पादन होता है। इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो यही है कि दीमक सेल्यूलोज का पाचन करते हैं तो मीथेन का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त मीथेन का उत्सर्जन धान के खेतों से, जुगाली करने वाले पशुओं से और कोयला खनन से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबको पता होगा ये कि हरित गृह प्रभाव क्या है। ऑप्शंस हैं वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक तापन हिंदी में या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। इसकी संकल्पना 1824 में जोसेफ फोरियर ने दी थी। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह और उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप में वृद्धि करने में मदद करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि ग्रीन हाउस, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो आपको ये सारी दे दी जाएंगी और इनमें से 3 दे दी गई और एक अलग दे दिया गया और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। ऑप्शंस हैं इसका सही जवाब है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है मीथेन। प्राकृतिक गैसें पेट्रोलियम कुओं से निकलती हैं। प्राकृतिक गैसों में मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है। मीथेन की भागीदारी 80 से 90% होती है। एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है और इसको क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफीन क्या है? ऑप्शंस हैं एन एलोए ऑफ कार्बन, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन या नन ऑफ द एबव। कार्बन का कौन सा रूप है ग्राफीन? तो आंसर है कार्बन का नैनो रूप है ग्राफीन। तो इसका डिटेल देखते हैं कि ग्राफीन कार्बन का नैनो रूप है। यह हेक्सागोनल में व्यवस्थित कार्बन परमाणु की एक लेयर है। ग्राफीन की खोज किसने की थी? आंद्रे जीन्स और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावरफुल आई इरिटेंट इन द स्मोक इज। धुएं में ऐसा कौन सा एक शक्तिशाली इरिटेंट होता है जो स्मोक होता है जो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक होता है। तो ऑप्शंस है ओजोन है या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो सही जवाब है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक PAN पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। ये प्रकाश और रासायनिक धूम्र में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक है जो कि आंखों में सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। पर्यावरण में नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके ओजोन बना लेती है। ठीक है, आगे आप देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चंस कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से जो स्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रैक्ड वेरी प्रिसाइजली फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग। किससे किया जा सकता है ट्रैक? तो ऑप्शंस हैं डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार, सोनार या पल्सर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डॉपलर इफेक्ट के द्वारा हम बहुत ही प्रिसाइजली ट्रैक कर सकते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी से डॉपलर प्रभाव से ट्रैक किया जा सकता है जिसमें उपग्रह पर भेजने वाले केंद्र के मध्य संपर्क को विनियमित किया जाता है। ठीक है, और एक कर्व समय व आवृत्ति के माध्यम से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका
न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आप इसको देख लीजिए पीडीएफ में, फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? क्या नहीं बदलेगा? तो ऑप्शंस हैं कि द्रव्यमान नहीं बदलेगा, घनत्व नहीं बदलेगा, या सांद्रता, या आयतन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वॉल्यूम। आयतन जो है वो चेंज नहीं होगा। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाने पर इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन घनत्व को प्रभावित करेगा। सांद्रता अवयव की मात्रा पर निर्भर करती है, वो भी प्रभावित होगी, किंतु आयतन किसी के घेरने की माप होती है जो नहीं बदलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन चार्जर इज़ मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है? तो ऑप्शंस हैं इन्वर्टर है, यूपीएस है, एक स्टेप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है मोबाइल चार्जर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका प्रयोग वोल्टेज को नीचे करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक रेक्टिफायर होता है जो एसी करंट को डीसी में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों? ऑप्शंस हैं एंटीने छोटे होते हैं, स्मॉल साइज ऑफ एंटीना, या रेन ड्रॉपलेट्स एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स, या फिर वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती हैं। तो ऑप्शन तीनों करेक्ट हैं कि तीनों करेक्ट हैं, मतलब कि पहला भी कि स्मॉल साइज ऑफ एंटीना, और रेन ड्रॉपलेट्स एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स, और थर्ड है रेन ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन। नेक्स्ट है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? ऑप्शन है सम इनहेरेंट प्रॉपर्टी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो इसका सही जवाब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपका ये चमकता है। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉज ड्यू टू द लीकेज ऑफ, कौन सी गैस के लीकेज के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? तो ऑप्शंस हैं मीथेल आइसोसाइनेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस की रिसाव के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न जो दुर्गंध है वो निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या इथाइल मरकैप्टन। कल भी हमने पढ़ा था, शायद आपको याद हो, अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि प्रीवियस से रिपीट होता है कि नहीं। ये क्वेश्चन कल आपको पढ़ाया था मैंने कि इथेल मरकैप्टन डाला जाता है जिससे कि अगर रिसाव हो तो पता चल सके। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शंस हैं बेकेलाइट, सिल्क, केवलॉर, या लैक्सॉन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है कि रेशम जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है। और नेचुरल पॉलीमर्स कौन कौन से? ऊन, रेशम, चमड़ा, स्टॉर्च और सेल्यूलोज आदि प्राकृतिक बहुलक है, और बेकेलाइट, केवलॉर, लैक्सॉन ये कृत्रिम बहुलक हैं। इनको बनाया जाता है और ये नेचुरली हमको नेचर से मिलते हैं। नेक्स्ट है कि यूरिया इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, अ प्लांट हार्मोन, एन एंडरजोनिक कंपाउंड, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि यूरिया इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, या फिर टार्ट्रिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टार्ट्रिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, इमली, केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल सिरके में, और साइट्रिक अम्ल नींबू में, और लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज़, फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है?
तो ऑप्शंस हैं माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रक्टोज इज द कॉज ऑफ स्वीटनेस इन फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको प्रोडक्ट के क्या सोर्सेज हैं, मतलब ये प्रोडक्ट हमें किससे प्राप्त होते हैं उसका मैच करना है। तो इसको हम नीचे देखते हैं कि अफीम जो है वो फलों से प्राप्त होती, हींग जो है वो जड़ होती है पौधे की, रबड़ तने से प्राप्त होती है और कोनैन जो है वो छाल से प्राप्त होती है। अगला है जंतु विज्ञान, नेक्स्ट पार्ट है ये, पॉल्यूटेंट्स और उससे होने वाली बीमारियां। तो इसको भी नीचे देख लेते हैं। पारे से कौन सी बीमारी होती है, मिनामाटा बीमारी, कैडमियम से इटाई डिजीज़, नाइट्रेट आयरन से ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयरन से फ्लोरोसिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है, एक गलत है या फिर कोई भी नहीं। ऑप्शंस हैं कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्ट विद्यमान रहता है। तो इसके ऑप्शंस हैं कि बोथ ए एंड आर करेक्ट या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू इज़ नॉट ट्रू। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है यहाँ पे, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्ट विद्यमान रहता है, परंतु इन दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं है। सुई चुभाने पर निम्नलिखित में से कौन सा दर्द अंग जो है वो दर्द महसूस करेगा। तो ऑप्शन से स्किन, ब्रेन, हार्ट या आई। तो ऑप्शन क्या सही है, ब्रेन जो है वो हमारा महसूस करेगा चीज़ों को। निम्नलिखित में से किस जंतु में नॉट फाउंड हूप्स नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं डियर में, जैकॉल, जेब्रा या फिर हॉर्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जैकॉल में खुर नहीं पाए जाते हैं। खुर पाए जाने वाले जंतु नीचे दे रखे हैं आपके, तो इसको भी देख लीजिएगा। हार्मोन्स और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं नीचे देखते हैं यहाँ पर कि इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, मेलेटोनिन निद्रा का नियंत्रण मतलब कि नींद आती है, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, गैस्ट्रिन जो है वो एक गैस्ट्रिक ग्रंथियों को, पेप्सिनोजिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के श्रावण के लिए उद्दीप्त करता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। द स्टोन प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो ऑप्शंस हैं प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट या फिर न्यूक्लिक एसिड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फैट का पाचन प्रभावित करता है। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, जेनेटिक डिजीज़ नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो एक जेनेटिक रोग नहीं है। बाकी आपका एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक जेनेटिक रोग है, जबकि नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी जो है वो आनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी क्या है, एक आंखों की बीमारी है। इस रोग के रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के वक्त वह पास की चीज़ों को ठीक से नहीं देख सकता। तो रतौंधी का प्रमुख कारण है विटामिन ए की कमी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस क्या है। विटामिन का सुमेलन पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्ट। विटामिन B12 पाया जाता है, विटामिन B12 का कार्य है प्रति अरक्तता कारक है ये। विटामिन सी है एंटी स्कॉर्बेटिक फैक्टर है। डी बंध्यता रोगी कारक है। विटामिन के जो है वो प्रति रक्तस्रावी यानी कि ब्लड को रोकता है। तो जो ऑप्शन सी है वो गलत है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग हो जाता है। और विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, कर्क रोग, घेंगा रोग या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑप्शन सी है घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ आपको बोलना चाहेंगे कि जो रोग वाला चैप्टर है, जो विटामिन वाला चैप्टर है, इन सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो ऑप्शन है चींटी का। चींटी का सर जो है वो उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है।
अगला क्वेश्चन है हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं इसके 7 माइक्रोन, 6 माइक्रोन, 5 या फिर मोर देन 7, मोर देन 6, मोर देन 5 या फिर लेस देन 5। तो ऑप्शंस है लेस देन 5, जो कि श्वास लेते समय सीधे तौर पर फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर? ये क्वेश्चन भी कल हमने पढ़ा था। निम्नलिखित तापापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन है थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स, रेडिएशन थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर या फिर लिक्विड थर्मोमीटर। पायरोमीटर एक प्रकार का दूर संवेदी थर्मोमीटर है जो कि किसी सतह के ताप का मापन करता है। ये किसी भी दूरी पर उपस्थित सतह का ताप उसके द्वारा उत्पन्न तापीय विकिरण के आधार पर मापता है। ठीक है। डायनोमो क्या है? डायनेमो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक को विद्युत में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। क्या करता है ये? तो डायनोमो जो है वो एक जनरेटर का दूसरा नाम है। ये क्या करता है? ये चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट धारा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की गति निम्नलिखित में के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विंड वेन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। वायु की गति एवं दिशा एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है और बैरोमीटर वायुदाब के मापन, हाइड्रोमीटर द्रव के आपेक्षिक घनत्व के मापन में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टिक सेल्स क्या हैं? फोटोवोल्टिक सेल्स सोलर सेल हैं, थर्मल सेल हैं, सल्फर सेल या फिर मोलर सेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होते हैं जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी या फिर रेडिएंट एनर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की सामान्यतः स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? ऑप्शंस हैं 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 या फिर 25। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस लिए किया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उनको सम्मानित किया गया था 1921 में, नोबेल प्राइज़ मिला था उनको फिजिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या एथेन। इसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, मीथेन जो है वो यूज़ की जाती है। बायोगैस संयंत्र में किसी भी प्रकार के जैविक पदार्थ जैसे कि कूड़ा करकट, फलों के छिलके, जलकुंभी आदि को सड़ाकर गैस बनाई जाती है। ठीक है। और पादप अवशेष, पशुओं का गोबर, ये सब क्या है विघटित होकर बड़ी मात्रा में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन निष्कासित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर और कूलेंट की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर, लिक्विड अमोनिया या फिर लिक्विड हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैवी वाटर। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है ओजोन, क्लोरीन, क्लोरेमीन या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द एबव। जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए इन तीनों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मिर्च की तीक्ष्णता का पता मतलब किस कारण से होती है? मिर्च जो होती है ना, कड़वी होती है, वो किसकी प्रेजेंस के कारण होती है? ऑप्शंस है लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्साइसिन, कैरोटीन या फिर एंथोसाइनिन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च जो है वो बहुत ही कड़वी होती है, लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि टमाटर का रंग लाल किसके कारण से होता है? तो क्या उपस्थित होता है? लाइकोपीन, कैप्साइसिन
की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन, एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग लाल गुलाबी होता है और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है। अगला है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शंस हैं कैंडिडा एल्बिकेंस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, कैंडिडा स्लूफी या ल्यूकोस्पोरिडियम फ्राइजीडियम। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है कैफीन। द एल्केलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन, चाय में, कॉफ़ी में या दोनों में या फिर नींबू में। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट कि दोनों में कैफीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं।